स्टूडेंट असेसमेंट में बेसिकली दो टेक्निक्स यूज करते हैं जो टेक्निक्स है to perform this skill assessment. So here is section evaluation. System. Number 2, evaluation. जी अस्सलामुअलैकुम क्लास आवाज़ आ रही है बेटा आपको? Number 3, mobility. Number 4, travel. Number 5, temperature. Number 6, texture. Number 7, vascularity. And number 8, if there are skin levels. All three will basically skin assessment assess that. Color, posture, mobility, travel, temperature, texture, and vascularity. So this is function, color assessment, color assessment, color assessment, size color वो उसके which currently areas हाँ जी क्लास आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके सलमान प्लीज़ सबको कहेंगे वो ऑनलाइन आ जाए, थोड़ा सा आज इंटरनेट इशू की वजह से लेट क्लास शुरू हुई है, सो प्लीज़ अटेंड दिस लेक्चर। सबको बोलेंगे वो ऑनलाइन आ जाए, ठीक है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में वो कहता है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल एबल टू डिफाइन स्ट्रेस एंड होमोस्टेसिस
आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर दैट कॉजेज स्ट्रेस, ठीक है। Describe the outcome of the stress, identify both personal and organizational method for managing stress. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन स्टीव्स ने बताई थी 1991 के अंदर, वो ये कहता है द नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन दैट पीपल हैव टू थ्रेटनिंग डिमांड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब एक आपका नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है जिसमें आपकी इन्वायरमेंट जो है वो क्या डिमांड कर रहा होता है, थ्रेट डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन से मुराद ये है कि हम कोई स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि हमारा रिएक्शन क्या आएगा, ठीक है। तो स्ट्रीव्स ने इसको 1991 में ये बात की थी। सच डिमांड्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ठीक है। अब वो जो इन्वायरमेंट हमें डिमांड्स देता है, थ्रेटनिंग सिचुएशन लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम टू एवरीवन, हिरा, सलमान, सायरा, प्लीज से टू एवरीवन कम ऑनलाइन, ठीक है। सही है, मैं दोबारा आपको इसको बता देती हूँ कि द नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन दैट पीपल हैव टू थ्रेटनिंग डिमांड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन किसका है, लोगों का है। कोई भी रिएक्शन आ सकता है ना जब भी आपको एनवायरनमेंट से किसी भी किस्म की कोई थ्रेट मिल रही होती है जो कि आपके एटीट्यूड या आपके बिहेवियर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही होती है। अब अगली चीज आ जाती है होम्योस्टेसिस, मतलब बैलेंस, ठीक है। द बैलेंस और द इक्विलिब्रियम अमंग द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब when we get balanced, or you can say when we achieve equilibrium position from different aspects of the physiological, psychological, socio-cultural, intellectual and spiritual needs of the body, then हम कहते हैं कि we are in the state of the equilibrium or we are in the state of the homeostasis. Stress is an insult on the homeostasis, ठीक है। अब किसी बैलेंस्ड चीज के अंदर जब बिगाड़ लेके आना है हमने, once we want to disharmony or you can say disequilibrium, the stress will come, ठीक है। और स्ट्रेस जिन चीज़ों से आती है, ठीक है, जो स्ट्रेस जिन चीज़ों का मौजब बनती है उनको स्ट्रेसर्स कहते हैं, वो स्ट्रेसर्स होते हैं। आगे आपके पास आ जाता है आउटकम ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस की आउटकम क्या है, सबसे पहले है यू स्ट्रेस और फिर है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस में कहता है टाइप ऑफ द स्ट्रेस दैट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। कोई भी यू स्ट्रेस जो कि कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रेस जो कि क्या लेके आती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव आउटकम लेके आती है, उसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। और डिस्ट्रेस वो होती है when the stressors evoke an ineffective or negative response। जब डिफरेंट स्ट्रेसर से आपके पास इनइफेक्टिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये आपके पास क्या होती है, ये डिस्ट्रेस हो जाती है। और यू स्ट्रेस में पॉजिटिव चीज़ों से आपके पास स्ट्रेस आती है, उसका पॉजिटिव आउटकम होता है। लेकिन डिस्ट्रेस में आपके पास जो है वो नेगेटिव चीज़ों से आउटकम आना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कॉजेज क्या हो सकती हैं स्ट्रेस की ना। तो मेजर फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। इंटरपर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी आपस में जो मामलात ज़िंदगी हैं, लाइक इन द फैमिली और इन द पीयर्स और यू कैन से इन द रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल में आ जाते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आपको अपनी कोई इंडिविजुअल टेंशन हो सकती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज है उन चीज़ों के साथ, उनमें आ सकती है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में जॉब रिलेटेड फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कर देता है, ठीक है, टास्क बहुत ज़्यादा दे देता है, कन्फ्लिक्टिंग टास्क दे देता है, ठीक है, मतलब एक टास्क आप जो करना चाहते हैं उसके एंटी टास्क आपको मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, यानी इनएबिलिटी टू डू टास्क। उसके बाद फिर अनक्लियर, इनसफिशिएंसी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द असाइनमेंट, ठीक है, फिर जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो इनसफिशिएंट अनक्लियर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स जो होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आ जाती हैं इसमें। फिर अंडर स्टाफिंग आ जाती है, या फिर आपका स्टाफ जो है जो आपको दिया गया हुआ उसकी क्वांटिटी कम है, या वो कह लें कि कम मतलब आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा एंड यू हैव टू नीड मोर मैन पावर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में मज़ीद अगर हम देखें तो इसमें जॉब इनसिक्योरिटी आ जाती है या डाउन साइजिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब जैसे कोविड-19 आया तो आपने क्या शुरू कर दिया, आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी और इस वजह से आपको जॉब इनसिक्योर हो गई आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद
असाइन क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है, या आप असाइनमेंट ही अपनी क्रिटिकली इल पेशेंट्स पे ले लेते हैं, सही है। हाई वर्कलोड हो जाता है विद लेस स्टाफ, कोई बात आ जाती है कि आपके पास मैन पावर कम है लेकिन काम ज़्यादा है एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज, बिकॉज वर्क इज मैनेज बाय द मैन पावर, ठीक है, और बाय द स्टाफ। कॉस्ट कॉस्ट कंटेमिनेंट, ठीक है, कॉस्ट कंटेनमेंट आ जाती है आपकी। न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसकी नीड है आपको। इंक्रीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी फैमिलीज और आपकी जो पेशेंट्स हैं उनसे और फैमिली से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। फिर लाइबिलिटी आ जाती है जिसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, कंसर्न आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है अमंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के दरमियान में कंपटीशन आ जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके पास इंटेंसिव केयर यूनिट विद कांस्टेंट अलार्म, ठीक है, आईसीयू के बजते हुए कांस्टेंट अलार्म है जो कि आपको सरासर जो है वो स्ट्रेसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और स्ट्रेस में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बीप्स, जैसे कि आपको पता है आजकल आप जब भी जाते हैं क्लिनिकल पे देखते हैं कि आईसीयू के जो डिफरेंट बीप्स बज रही होती हैं और उनके डिफरेंट जो तरह के कह लें कि एक नॉइसी सा एनवायरनमेंट होता है वो आपको हर वक्त पिंच कर रहा होता है, ठीक है। टाइट क्वार्टर्स, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट एंड लेक ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो का स्ट्रेस, ठीक है। टाइट क्वार्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं है, ठीक है। एज ए टीएल अगर आप काम कर रहे हो तो लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, लोग आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी उसके अंदर एक कह लें कि बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। उसके बाद मैनेजर बिहेवियर आ जाता है, यानी अथॉरिटेरियम और फ्रंटेटिव सुपरवाइजरी बिहेवियर, यानी आपका मैनेजर जो है उसका अथॉरिटेटिव बिहेवियर है, सही है, वो आ जाता है। उसके बाद इंटरपर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द नर्सिंग प्रोफेशन एंड बिटवीन नर्सिंग एंड अदर प्रोफेशन, ठीक है। आपके अपने प्रोफेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है और आपके दूसरों के साथ क्या है। शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टे फॉर द पेशेंट्स, ठीक है। सुपरविजन ऑफ द असिस्टिव पर्सनल, जॉब रीडिज़ाइन एंड केस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका इसमें आ जाती हैं। आगे आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी डिफिकल्टीज, मिसाल के तौर पे आपका रेडियोलॉजिस्ट के साथ क्या रवैया है जो एक पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर असाइन किया गया, लैब टेक्नोलॉजी वाले के साथ क्या रवैया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो भी एक उसका पर्टिकुलर टेक्नीशियन है, कोई भी टेक्नीशियन है, ठीक है, अगर आप आईसीसीयू में काम कर रहे हैं तो परफ्यूमिस्ट आ रहा है, उसके साथ आपका क्या रवैया। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से मुराद ये कि एक पेशेंट के ऊपर, एक केस स्टडी के ऊपर जो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं, जो डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग आपके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, उनका क्या रवैया है। सो रिहैबिलिटेशन सेटिंग, थेरापिस्ट एक्सपेक्ट द पेशेंट टू बी बाथ, to have eaten breakfast, to be dressed and early to start therapy by 8:30 a.m. ठीक है, and but want radiologist, a radiological technician respond to a 9 p.m. for the chest X-ray and inform to RN for brought back patient by RN due to the understaffing or radiological department, ठीक है। मतलब थेरापिस्ट ने उसको उठाया, सुबह 8 बजे के लिए उसको तैयार किया, ठीक है, उसको सारा कुछ उसको रेडी किया, अब वो उसको क्या कहते हैं रेडियोलॉजी के लिए आगे वो रेफर करना चाह रहे हैं, 9 बजे वो कहता है आ जाए, ठीक है। वार्डन को कहता है कि यू शुड बी रेडी फॉर द पेशेंट फॉर टुमारो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली यू कैन से कि पेशेंट को जो है वो बैक कर दिया गया है, वो कहने के अंडर स्टाफिंग की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है कि एक क्या करना चाह रहा है, दूसरा क्या करना चाह रहा है, तीसरा क्या करना चाह रहा है, दीज आर ऑल ड्यू टू मिसमैनेजमेंट।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नर्स एक्सपीरियंस। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो उसकी वजह से बोल रहे हैं उसकी ठीक है तो ओके क्लास, हम लोग नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि इंटरपर्सनल फैक्टर्स बिटवीन फिजिशियन एंड नर्सेज। वही बात मैं आपको बता रही थी कि जो है वो नर्सिंग का जो भी एक पेशेंट के ऊपर जो फिजिशियन काम कर रहा है वो उसका क्या रवैया है ना आपके साथ, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर पेशेंट काम कर रहा है। सो इंटरेक्शन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्सेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्स एक्सपीरियंस इरेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द फिजिशियन, ठीक है, वो भी उसको वो काउंट कर लेती है कि किस हद तक उसके साथ उसका रिलेशनशिप ठीक है। नीड टू फुलफिल मल्टीपल रोल्स, कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड प्रोफेशनल रोल, ठीक है, फैमिली और प्रोफेशनल रोल आ जाता है। शिफ्ट एंड वीकेंड वर्क आ जाता है। इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट नर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नर्सेज रोटेट शिफ्ट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे उसका असर आ जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया था पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आपके पास मैरिज आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है, ठीक है, परचेजिंग ए न्यू होम, ये सारे के सारे आपके पास पर्सनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। आगे आ जाता है डेफिशिएंसी फोकसिंग, इंक्रीज सेंस ऑफ थ्रेट एंड डिमिनिश्ड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है। इंक्रीज्ड सेंस आ जाती है थ्रेट की और डिमिनिश्ड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म आ जाता है, ठीक है, यानी होपफुलनेस, इमोबिलाइजेशन एंड लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, सही है। इमोबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर, इट विल लीड्स टू हेजिटेशन इन सर्चिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो उनको हम टैकल नहीं कर पाते, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है नेसेसिटेटिंग मतलब बिलीव दैट इट इज इम्पेरेटिव और नेसेसरी दैट अ पर्टिकुलर टास्क बी डन बाय ए स्पेसिफिक पर्सन, कि जो एक पर्टिकुलर टास्क है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू ही किया जाना चाहिए, ये बिलीव होता है, ये नेसेसरी होता है आपके पास, ठीक है। ये नेसेसिटेटिंग आ जाता है, कहने की आपकी अपनी तो क्यों नहीं आ रही, ऑडियो का क्या मसला है क्लास? आई डोंट थिंक सो कि ऑडियो नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है। Individual factors, low skill recognition is a tendency not to recognize the role one's own ability has played in producing one's success. Student nurse role change into a professional particular role, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी आप जाते हैं क्लिनिकल्स करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपका रोल जो है वो और तरह से होता है, रोल आइडेंटिटी और तरह की होती है। लेकिन जब आप एज अ स्टाफ काम करते हैं तब आपका रोल थोड़ा सा और तरह से होता है, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो यू विल बी फैमिलियर, ठीक है, यू विल गेन रिस्पेक्ट इवन, ठीक है, फ्रॉम जूनियर्स, ठीक है। सो स्टाफ नर्स रोल चेंज इनटू द नर्स मैनेजर रोल, और जो एक स्टाफ नर्स का जो रोल है वो नर्स मैनेजर रोल के अंदर चला जाता है। उसके बाद आपके पास लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है, प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन कोपिंग विद रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी, ठीक है, आप कोप नहीं कर पाते हो, रोल एम्बिग्विटी हो जाती है आपको, ठीक है। रोल एम्बिग्विटी यानी कि अनक्लियर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वंस परफॉर्मेंस, यानी कि अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस हो जाती है आपके पास फॉर वंस परफॉर्मेंस, किसी अपने से रिलेटेड परफॉर्मेंस के लिए। पर्सनालिटी ट्रेट भी अब डिफरेंट होते हैं, अब डिफरेंट लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, एज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस वंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस से टैकल करने के लिए जो है वो आपके पास पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पर्सनालिटीज होती है जो सबमिसिव होती हैं, कुछ पर्सनालिटीज होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ठीक है, दे कांट डू, यू कैन से
कि वो दे डोंट वांट टू वर्क लाइक अ सबऑर्डिनेट, ठीक है, या कह लें कि वो किसी का ऑर्डर सुनना नहीं पसंद करते, ठीक है, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्रिएट करते हैं बात बात में। सो इंडिविजुअल हु बिलीव दैट देयर लाइफ इज कंट्रोल्ड लार्जली बाय इवेंट एक्सटर्नल टू देमसेल्व्स ऑफन परसीव लेस स्ट्रेस, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल जिनका ये यकीन होता है कि लाइफ जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू जो है, लोगों के थ्रू जो है वो कंट्रोल की जा रही है, एंड देयर इज अ हैंडल ऑफ और देयर इज अ role of different people from our society, from our external environment, तो you can say कि ये individual factor का part होती है, ठीक है। So these are all very important, सही है। उसके बाद रोल कन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल हैज़, आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस साथ साथ बेटा मार्क करवाते जाएं। ये जो अक्सर जो सबसे एंड पे आके जिनको अटेंडेंस का बहुत इशू है ना, तो उनकी तो लगनी नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैं देख रही हूँ जो स्टार्ट से जिनको मैंने कहा है वो आ रहे हैं, ठीक है। रोल कन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल हैज टू कंपीटिंग रोल्स, फॉर एग्जांपल नर्स मैनेजर एज्यूम अ पेशेंट केयर असाइनमेंट एंड नीड टू अटेंड ए लीडरशिप मीटिंग, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल है जिसके दो कंपीटिंग रोल्स हैं, सही है, जिसमें नर्स मैनेजर ये अज्यूम करती है कि पेशेंट केयर असाइनमेंट और नीड जो है वो आपको लीडरशिप मीटिंग की तरफ लेके जाती है। मतलब रोल कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आपको एक आपका एक स्पेसिफिक रोल है लीडरशिप का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपको नहीं दिया जा रहा। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फिजियोलॉजिक भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिक भी हो सकती हैं, ठीक है, वो कॉग्निशन भी हो सकती हैं, बिहेवियरल भी हो सकती हैं। इसको फिर हम कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है स्ट्रेस की, उनको हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। वी विल स्टार्ट कंटिन्यू फ्रॉम दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। चलो तुम्हें तुम्हारा मोबाइल ही मिल गया ना, चलो अब दो प्लीज दो, अच्छा मेरा हिस्सा देके जाना, फलाना हो जाना। हाँ तो अब तुम्हें ये सारा कुछ याद है। तो ये अब भी जाएगी ना, तो अभी भी लेके जाएगी सारा कुछ साथ सामने। इस्लामाबाद जाएगी, कहीं पे भी जाएगी तो बोलना अपना साथ लेके जाती है, ना पहले भी जा, तो वो भी जाती है, और दुआ क्या कहना नहीं जाती होगी, जाती है। हम बड़े साथ ही लेके हाँ 4 o'clock की तुम लोग रुकोगे, 4 o'clock तक के चले जाओगे। अच्छा नहीं, अच्छा फिर तो मुझे देखिए